हाय, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। उम्मीद करता हूँ कि मिरर में ढेर सारा सवाल बनाए हम लोग, इंजॉय किया होगा, मज़ा भी आया होगा। इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको। हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम spherical surface। रिफ्लेक्शन फ्रॉम एस्फेरिकल सरफेस, या यूं इसी को कहो एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर यानी हम लोग एस्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। एस्फेरिकल मिरर, तो एस्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो मान लेते हैं स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर। ओके, स्फीयर बनाए तो कहते हैं स्फेरिकल पार्ट को अगर एक साइड से सिल्वर कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। यानी इफ मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। किसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर? इफ mirror is a part of sphere then it is called spherical mirror। क्लियर है? ओके, ये है मिरर। ओके, यानी ये मिरर, ये जो मिरर है स्फीयर का पार्ट है। सर्किल मत समझ लेना, दिखता तो सर्किल जैसा लेकिन है ये स्फीयर। ओके, अब इसमें कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। इसमें बेसिक टर्म है, कुछ बेसिक टर्म्स है। जैसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर शॉर्ट में बोलेंगे COC। ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर है जिसका कि मिरर पार्ट है। क्या बोलेंगे? इट इज सेंटर ऑफ, लिख देता हूं मैं, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। क्लियर है? इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ओके, ओके हो गया। अब बात करते हैं, जैसे यहां सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का सेंटर है यहां पर, ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर का सेंटर है यहां का, तो ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, सेंटर ऑफ स्फीयर के बाद आएगा दूसरा में रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे ROC। ये क्या होता है? तो कहता है ये स्फीयर का रेडियस है जिसका कि मिरर हिस्सा है। यानी जिस स्फीयर का वो मिरर है हिस्सा, उस स्फीयर के रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख देता हूं मैं, इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ये भी क्लियर है? तीसरा क्या है? तीसरा को बोलते हैं पोल, POLE, पोल। पोल को डिनोट करेंगे P से। ये पोल क्या होता है? तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यानी स्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा,
यानी रिफ्लेक्टिंग वाले सरफेस का सबसे बीच वाला पॉइंट, सबसे बीच वाला मतलब डायमेंशन देख लेंगे और सबसे बीच वाला पॉइंट को चुन लेंगे। जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ पर है और ये पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। तो क्या लिखेंगे, इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल, इट इज जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ spherical reflecting surface, spherical reflecting surface, spherical reflecting surface। ओके, चौथा में आ जाएगा, चौथा में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। दो तरह का प्रिंसिपल होता है, एगो PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और ये वाला जो प्रिंसिपल है इसका अर्थ हुआ प्रधान। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। ये क्या होता है, तो कहता है पोल से सेंटर को मिलाने वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। जैसे ये सेंटर है और ये पोल है, इसको मिलाने वाला लाइन ये मान लेते हैं, ये लाइन हो गया। यहां देखें तो ये लाइन हो गया। इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी ये लाइन हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यस पोल, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं COC टू पोल। क्लियर है, इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। अब मेरा पांचवा टर्म आया फोकस समझने वाला, FOCUS, फोकस। फोकस को समझने से पहले मैं तुमको दो बात समझाता हूं। मैं एक समझाता हूं कि पैराएक्सियल रे क्या होता है और दूसरा समझाता हूं कि मार्जिनल रे क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। फोकस और फोकस को समझने के लिए हम लोग बात करते हैं मार्जिनल रे और पैराएक्सियल रे। नाम सुने हो, पैराएक्सियल रे किसको बोलते हैं, देखते हैं। पैराएक्सियल रे क्या होता है, कहता कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज हो उसको बोलेंगे, और पैरेलल हो उसको बोलेंगे पैराएक्सियल रे। यानी ए रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू, यानी ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट। और दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, ऐसे समझिए, हम लोग किसका क्या चीज बात कर रहे थे, हम लोग PARAXIAL पैराएक्सियल रे का बात कर रहे थे। और एक रे बात करेंगे मार्जिनल रे, पैराएक्सियल रे एंड मार्जिनल रे, दोनों का बात करेंगे। पैराएक्सियल रे एंड मार्जिनल रे। तो सबसे पहले पैराएक्सियल रे क्या बात करता हूं मैं, पैराएक्सियल रे। कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं मैं पैराएक्सियल रे का, तो उसको भी सिंपल करके मैं समझा दे रहा हूं मैं कि ऐसा रे जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो उसको बोलेंगे पैराएक्सियल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल का क्या मतलब होता है,
स्मॉल की कोई लिमिट नहीं होती है, छोटा कितना होगा इसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं बना हुआ कि इसको हम छोटा बोलेंगे। फिर भी 5 डिग्री से अगर कम रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उस एंगल को हम लोग छोटा मानेंगे। क्लियर है बात? 5 डिग्री से कम रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उस एंगल को छोटा मानेंगे और तब उस रे को पैराक्सियल रे बोलेंगे। क्लियर है? ओके, देखते हैं हम लोग यहां से देखते हैं। देखो पैराक्सियल रे के बारे में बात कर रहे थे। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और ये इसका सेंटर है। लाइट रे इस प्रकार इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, और सेंटर से जो लाइन डालेंगे ये बनेगा मेरा नॉर्मल, ये बनेगा मेरा नॉर्मल बोलेंगे इसको। और नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कहता है ये वाला एंगल अगर 5 डिग्री से कम हो जाएगा तो समझना पैराक्सियल, यानी छोटा होगा। 5 डिग्री बहुत छोटा एंगल हुआ, बड़ा एंगल नहीं हुआ, तो इस प्रकार से इसको पैराक्सियल रे बोलेंगे। जैसा देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये पैराक्सियल रे होगा? देखते हैं। मान लेते हैं ये है सेंटर और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, ऐसे, ओके, और यहां से नॉर्मल डाल दिए, यहां से डाल दिए नॉर्मल, यहां से डाल दिए नॉर्मल। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल इंसिडेंस को कितना होना चाहिए? 5 डिग्री से कम। एक और बताता हूं फोटो। मान लेते हैं कि ये मिरर है, ओके, इस मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कराएंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। तो मान लेते हैं लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, ऐसे, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसका नॉर्मल तो ये हो जाएगा ना, इस बार ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 5 डिग्री से कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पैराक्सियल रे। ये बात क्लियर है? तो कहता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence is very small, if angle of incidence is very small, then it is called paraxial ray, then it is called paraxial ray। एक होगा मार्जिनल रे, वो क्या होगा? नहीं, तो मार्जिनल रे मतलब मार्जिन बनाएगा, है कि नहीं? मार्जिन बनाएगा। अब देखो ये इसका सेंटर है, तो कहता है मार्जिन बनाएगा मतलब दूर जाए, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे मार्जिनल रे। इसको कौन सा रे बोलेंगे? मार्जिनल रे बोलेंगे। यहां लिखता हूं मैं मार्जिनल रे, उसको भी यहां लिख देंगे मार्जिनल रे, मार्जिनल रे। यानी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन बड़ा एंगल बनाएगा। एक तरह से ये सोचो कि ये अगर ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इसको नज़दीक लाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक लाएंगे तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये वाला एंगल और छोटा हो जाएगा ना, ये वाला एंगल और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से जाएगा तो पैराक्सियल रे हो जाएगा और दूर से जाएगा तो मार्जिनल रे हो जाएगा। बात समझ में आया? बात, मार्जिनल रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहेगा और पैराक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक रहेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बात ओके। मार्जिनल रे
एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनाएगा और पारा एक्सियल रे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बनाया। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रहेगा तो पारा एक्सियल रे बोलेंगे और बड़ा रहेगा तो मार्जिनल रे बोलेंगे। यहाँ समझ में आएगा बात। अब इस पारा एक्सियल रे और मार्जिनल रे में एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। फोकस के बारे में बात करूँगा मैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। तो फोकस के बारे में बता ही देता हूँ मैं, मार्जिनल रे के बारे में करेंगे बात। तो अगला टर्म था मेरा फोकस। तो फोकस क्या होता है, तो कहता है कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और बहुत क्लोज हो, यानी पारा एक्सियल रे। तो कहता है लाइट रे को अगर ऐसे इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करेगा। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करेगा इस तरह से, और उसी पॉइंट को बोलेंगे फोकस। यानी इधर से भी अगर लाइट रे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस बोलेंगे। क्लियर है बात। यानी अगर कोई पारा एक्सियल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उसको बोलेंगे फोकस। इसमें भी समझ सकते हो, पारा एक्सियल रे ये हो गया, ठीक, और पारा एक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएगा उसको बोलेंगे फोकस। इधर से भी बना के देख सकते हो, ऐसे बनाया और डॉट 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 डॉट, यानी इसमें रिफ्लेक्ट करेगा ना, इसमें तो इंसिडेंट ऐसे होता जाएगा इधर नहीं ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है ना, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे फोकस। तो डिफिनेशन बोलेंगे पारा एक्सियल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा या प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। समझ में आया बात। उसके बाद बात करेंगे फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ का बात करने से पहले एक छोटा सा बात समझ लेते हैं हम लोग। देखो एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पारा एक्सियल रे किसको बोलेंगे, ये क्लियर हो गया। तो कहता ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वेरी क्लोज हो उसको पारा एक्सियल रे बोलेंगे, ये बात भी लिख लेना। दूसरा, ऐसा रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो, मतलब 5 डिग्री से छोटा हो, उसको भी बोल सकते हैं पारा एक्सियल रे, यानी उसी को बोलेंगे पारा एक्सियल रे। मार्जिनल रे किसको बोलेंगे, ऐसा रे जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से ज्यादा हो। एक बाउंड्री बना दिया हूं ताकि समझने में आसानी होगी। तो एक बेहतरीन सवाल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे। फोकल लेंथ का बात भी कर ही सकते हो ना। फोकस किसको बोलेंगे, फोकस हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कहता है कि पारा एक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा या जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। उसके बाद लिखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये क्या होता है, तो कहता है पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। पोल से फोकस की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। यानी इट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस, इट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, फोकस फ्रॉम पोल, और इसको डिनोट करते हैं एफ लगा के, एफ से डिनोट करेंगे। तो एफ बराबर होगा r/2, ये भी याद कर लेना। और ये क्या कहां का दूरी हुआ, पी एफ हो गया, पी से एफ की दूरी, पी एफ बराबर फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ बराबर r/2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। एक जानदार और जोरदार सवाल का बात करते हैं हम लोग, और मजा आएगा तुमको। क्वेश्चन देखो तो क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये मिरर कौन सा है? मिरर है कनकेव। इस तरह के मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और इस तरह के मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ये सब बहुत आसान चीज है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। नहीं देख रहे हो, लाइट को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। दूसरा नाम इसका क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी नाम दे सकते हैं, और इसका नाम क्या दे सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग, ओके, डाइवर्जिंग मिरर भी इसका नाम आ सकता है। ओके, तो ये एक शानदार सवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बोलता है कि लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट होता है इस प्रकार से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करेगा। ये है P और ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं B, तो इसको हम मान लेते हैं Q मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो PB बराबर बताओ क्या होगा? क्या निकालना है? फाइंड PB। फाइंड PB है समझ में? निकालने का कोशिश करो, और जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल नहीं है, ये निकालने का कोशिश करो। कैसे निकालेंगे? अच्छा सवाल है, नहीं? निकालते हैं। देखो, अगर ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन आएगा उसको नॉर्मल बोलेंगे, यानी ये लाइन हुआ नॉर्मल, और ये लाइट रे इंसिडेंट है तो ये हुआ इंसिडेंट रे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखो, और ये पैरेलल है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। सबसे पहले इसका आंसर याद कर लो, है कि नहीं? तो इसका आंसर जो होगा PB बराबर, याद कर लेना, PB बराबर हो जाएगा R माइनस R/2 cos थीटा। याद कर लो, मजा आएगा। और इसको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है। ये PB यानी कोई भी लाइट रे थीटा एंगल पर इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट की दूरी पोल से कितनी होगी। अगर पूछेगा तो लिखना R माइनस R/2 cos थीटा, वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखते हैं कैसे इतना आ जाता है ना? अब देखो, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रेफरेंस, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। इस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा भी बराबर होगा। यानी यहाँ पर CB बराबर BQ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? CB बराबर BQ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने का एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा बराबर होगा। ओके, पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th में ही पढ़ते हैं हम लोग ये सब। तो यहां से क्या करते हैं? नॉर्मल डाल देते हैं, यहां से नॉर्मल डाल देते हैं। यहां इसको M लिख देता हूं। ये जो नॉर्मल होगा दोनों को बीच में कट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो CB बराबर ये है, और CQ बराबर तो टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा CQ। ओके, तो CM बराबर क्या होगा? देखो, तो
CM बराबर हो जाएगा CB cos थीटा। समझ में आता है? CB cos थीटा। ये सब तो नहीं आता होगा। देखो cos थीटा बराबर करेंगे तो इस ट्रायंगल में cos थीटा और आधार बटा करना है CM बटा CB लिखेंगे। ओके, तो CM बराबर लिखेंगे CB cos थीटा। आसान है ना? CB cos थीटा बराबर CM। तो CQ बराबर क्या आएगा? CB बराबर तुरंत आ जाएगा। ये सब ट्रिक याद करोगे रे, सब ट्रिक याद नहीं है? जैसे कि मान लेते हैं, ये सब याद रखो ट्रिक, जैसे कि ये सब ट्रिक में स्मार्ट बन के रहो। देखो ट्रिक सब जान लो। जैसे कि यहाँ बताता हूँ, जैसे यहाँ है, जैसे अगर ये R है और ये थीटा है तो पता है ये होगा R cos थीटा, वेक्टर में पड़ा होगा, और ये R sin थीटा। बहुत जगह हम लोग सीखते हैं, याद कर लेना। अगर ये R होगा तो ये R cos थीटा होगा, R sin थीटा होगा, रट लेना है। ये R है तो ये R cos थीटा और ये R sin थीटा। कैसे निकलेगा? इसी तरह से cos थीटा बराबर x बटा R तो x निकल जाएगा, sin थीटा बराबर y बटा R तो y निकल जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा भारी है नहीं। ये सब ट्रिक याद रखोगे तो बहुत इंजॉय करोगे, है कि नहीं? जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये CB cos थीटा बराबर CM हो जाएगा, CB cos थीटा बराबर हो जाएगा CM। ओके, तो CQ बराबर क्या हो जाएगा? CQ बराबर क्या हो जाएगा? CQ बराबर CM जोड़ MQ। ओके, तो CQ बराबर CM जोड़ MQ। तो यहाँ से यहाँ का दूरी जितना होगा उतने दूरी यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी है CB cos थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा CB cos थीटा, ये भी हो जाएगा CB cos थीटा। ओके, और CQ के जगह पर R लिख दें। CQ के जगह पर लिख देता हूं मैं R बराबर 2CB cos थीटा। तो CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R बाय 2 cos थीटा, यानी ये CB बराबर R बटा 2 cos थीटा। ओके, अब देखो यहां से यहां CP बराबर क्या है? चूंकि CP बराबर क्या होगा? R होगा। CP बराबर R होगा, रेडियस को कर्वेचर नहीं होगा, सेंटर से जो लाइन आएगा तो रेडियस के बराबर होगा। तो CP बराबर हो जाएगा R, और ये R जो है बराबर हो जाएगा CB जोड़ BP, बराबर हो जाएगा CB जोड़ BP। तो R बराबर होगा CB के स्थान पर रखता हूं मैं R बाय 2 cos थीटा, प्लस आएगा BP। तो इस प्रकार से BP का मान आ जाएगा। BP का मान कितना आ जाएगा वो भी दिख रहा है। BP का मान कितना आ जाएगा? PP का मान आ जाएगा R, ये आ जाएगा ना R माइनस R बाय 2 cos थीटा आ जाएगा। हुई ना मजे वाली बात, है ना? तो अब इसमें जो बात हम लोग कर रहे थे ना, फोकल लेंथ, ये कब हो जाएगा? फोकल लेंथ कब होता है? जब पैराक्सियल रे आएगा। दिस डिस्टेंस ऑफ पैराक्सियल रे जहां पर मीट करता है ना, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब इसमें एक स्पेशल केस लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के जो याद कर रहा है उसको ध्यान से देख लेना, इसको याद कर लेना है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे फोकल लेंथ का, तो थोड़ा सा और फोकल लेंथ के बारे में समझना आसान हो जाएगा। एक सुंदर सा सवाल बहुत काम आसान कर देगा। अभी इसको याद कर लेना। यानी कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट करने के बाद मिरर पर जिस पॉइंट पर मिलेगा उसकी दूरी पोल से हो जाएगा R माइनस R बाय 2 cos थीटा। ओके, R माइनस R बाय 2 cos थीटा। तो उसको आगे बढ़ा के देखता हूं मैं। फिर से इस बात को हम लोग एक बार देख लेते हैं दोबारा। लाइट रे अगर इस तरह से आएगा पैरेलल, ओके, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा,
और यहां से जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट की दूरी PB बराबर, एक बार दोहरा देता हूं, क्या होगा, R माइनस R/2 cos थीटा। याद कर लेना है। अब यहां पर एक बात देखना है, क्या देखना है कि अगर इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल यानी लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री, तो तुमको पता है थीटा अगर स्मॉल होगा तो cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा लगभग लगभग 1 हो जाता है। जैसे थीटा स्मॉल है, मानते हैं 0 डिग्री हुआ तो cos 0 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। थीटा का मान जब छोटा होता है तो cos थीटा का मान 1 के करीब हो जाता है, cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और sin थीटा कितना होगा वो सब बाद में सीखेंगे। cos थीटा बराबर 1 होगा और sin थीटा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा जब बात निकली ही है तो पढ़ ही लेते हैं। नहीं, cos थीटा बराबर 1 होगा और sin थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। याद कर लेना, अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा बराबर 1 होगा और sin थीटा बराबर थीटा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बोलेगा sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, याद देख लो मजा आएगा। तो sin 1 डिग्री बराबर क्या 1 लिख देंगे, नहीं, 2 डिग्री बराबर 2 और 3 बराबर 3 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, ब्लंडर नहीं करना है इतना बड़ा। sin 1 डिग्री बराबर, साइन को डिग्री से पहले रेडियन बनाएंगे 1 गुना π/180 होगा। अब देखो π/180 बहुत छोटा होता है, π/180 का वैल्यू जानते हो कितना होता है, π/180 करेंगे 0.017 होता है लगभग लगभग, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलेंगे 0.02, यानी 0.02 के आसपास इसको बोलेंगे। तो एक तरह से हो गया ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, ये लगभग लगभग हो गया 0.02, छोटा है कि बड़ा है। जैसे sin 2 डिग्री बोलेगा तो क्या लिखेंगे, sin 1 गुना 2 गुना π/180, और ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 0.04 हो जाएगा। और ये उसी तरह से sin 3 डिग्री मतलब 3 गुना π/180, ये कितना होगा, लगभग लगभग 3 दूना 6, 0.06। तो इस तरह से sin 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी देख रहे हो ना, sin थीटा का मान जितना है ना उतने हो जाएगा ये, sin थीटा बराबर थीटा। इसी का मान लिखे ना, अरे कहने का मतलब हुआ कि sin 1 डिग्री अगर हुआ तो sin 1 डिग्री को लिखेंगे π/180, तो इसका मान हो जाएगा π/180 ही हो जाएगा। sin थीटा का मान थीटा के बराबर होगा, और ये ही बराबर है, इसी का मान है 0.02। परेशान मत हो, sin 1 डिग्री का मान 1 डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे और वही उसका वैल्यू रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। यानी एंगल का मान अगर छोटा है तो sin थीटा बराबर थीटा होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग को इतना जरूरत नहीं था, सिर्फ cos थीटा का जरूरत था। cos थीटा को समझ लेते हैं, अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा बराबर 1 होगा, और ऐसे स्थिति में PB बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस R/2 इंटू 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से R माइनस R/2 हो जाएगा, और ये R/2 बन जाएगा फाइनली। यानी उसी को बोलेंगे फोकस बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यानी ये अगर मिरर है, ओके, लाइट रे अगर पैरेलल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 5 डिग्री से कम है, तो ये इसका सेंटर है, लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ जहाँ से पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे फोकस। और PF बराबर फोकल लेंथ R बोलेंगे और उसका मान देंगे R/2। समझ में आ गया, मजा भी आया होगा, है ना, समझ में भी आया और मजा भी आया। तो अगला सवाल की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फोकल लेंथ क्या होता है, पारा एक्सियल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको बोलेंगे फोकस, और उसकी जो लंबाई होगी पोल से उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ बराबर F बराबर R/2 होगा,
क्लियर है। लेकिन अगर पारा एक्सियल रे नहीं होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा तो पी एफ बराबर हो जाएगा आर माइनस आर बटे 2 cos थीटा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ रहे थे, ये देखो शानदार सवाल। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और उस मिरर में एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, उस मिरर में एक लाइट रे ऐसे जा रहा है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से पास करने लगा। तो बोलता है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड करना है थीटा को। अब तो बड़ा समझदार बन गए हो। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके रिफ्लेक्ट होके यहां से पास करने लगे तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे, थीटा का वैल्यू निकालना है। बहुत जबरदस्त है। 10 सेकंड सोचो, देता हूं टाइम 10 सेकंड सोचने का। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही मजेदार आंसर होने वाला है इसका, और वो आंसर है क्या? बनाते हैं सॉल्यूशन। देखो मेथड नंबर 1 समझते हैं। देखो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल हो जाएगा थीटा। ओके, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी एंगल थीटा। वेरी गुड। अब देखो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखो अब क्या करेंगे, इसकी दूरी है आर, नहीं ये दूरी कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो इसके सामने का एंगल, और ये दूरी कितना है, ये भी दूरी होगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो इसके सामने का एंगल दोनों बराबर होगा, तो इसके सामने का एंगल थीटा है तो इसके सामने का एंगल को भी थीटा बोलेंगे। अगर दो एंगल ट्रायंगल का बराबर होगा तो दोनों के सामने का साइड भी बराबर होगा। तो देखो 3 थीटा आया, 3 थीटा मिला के कितना बनेगा, 180 बनेगा। थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। ये था मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 भी समझ सकते हो। मेथड नंबर 2 भी समझ लो। मेथड नंबर 2 के हिसाब से क्या समझेंगे जरा देख लो एक बार। मेथड नंबर 2 में क्या समझेंगे कि अगर ये ऐसे है, ओके, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आया, मान लेते हैं बी पर आया और पी आया ये, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो पी बी बराबर, अभी ताजा ताजा पढ़े हैं, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर बाय 2 cos थीटा पढ़े है ना। और यहां पर इस पी बी का मान कितना हो जाएगा, पीबी का मान कितना होगा, अरे बी भी यही है, पी भी यही है, तो पीबी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और पीबी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो आ गया ना, आर बराबर आर बाय 2 cos थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मजा आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बच गया एपर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एपर्चर, उसको भी ले लेते हैं। नहीं लिख दो डायरेक्ट, एपर्चर क्या होता है, एपर्चर मिटा देते हैं इसको। कहता है कि लाइट रे जिस एरिया पर रिफ्लेक्ट करेगा मिरर के, उस एरिया का जो डायमीटर होगा उसी को बोलते हैं एपर्चर। यानी क्या लिखेंगे, इट इज डायमीटर ऑफ स्फीरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बड़ा आसान है, मुश्किल है नहीं, ज़्यादा क्या मुश्किल ही नहीं है, तुरंत बन जाएगा, समझ में आ जाएगा ये बात। एपर्चर किसको बोलेंगे, एपर्चर किसको बोलेंगे, मिरर यहाँ पर है, मिरर को भी बहुत देर से रखे हुए हैं, उसको भी हटा दें, हटा देता हूँ मैं। क्या करेगा रह के तू,
हट जा। बच्चों मजा आ रहा है? मजा ले रहे हो फिजिक्स का? यस, है ही मजेदार। इतना मजेदार है ही फिजिक्स की, मजा तो आना ही है। हम लोग बात कर रहे थे एपर्चर का, देखते हैं एपर्चर क्या होता है। क्या बोले अभी? एपर्चर क्या होगा? ये मान लेते हैं मिरर है, ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका। तो यहां से यहां जो मिला देंगे ना लाइन, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। इस mn को ही एपर्चर बोलेंगे, mn को ही एपर्चर बोलेंगे। तो डिफिनेशन देंगे, इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हुआ mn, यानी इसी को बोलेंगे एपर्चर। आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स फॉर रे डायग्राम आराम से समझना है। रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स फॉर रे डायग्राम बड़ा ही बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर मान लिया जाए ये एक मिरर है और ये भी एक मिरर है, दोनों एक ही मिरर है। ये कौन सा मिरर लिए? कनकेव मिरर लिए। और ये कौन सा मिरर लिए? कनकेव मिरर लिए। और इस मिरर का सेंटर होगा और ये पोल है और उसके बीच में फोकस है। ये पोल है और ये सेंटर है और बीच में फोकस है। ओके, सेंटर है, पोल है और फोकस है। रूल्स फॉर रे डायग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, मान लिया जाए कि यहां एक ऑब्जेक्ट को रखे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां रख दिया। ओके, तो ये रूल्स फॉर रे डायग्राम बोलता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और वेरी क्लोज रहेगा, यानी पैराएक्सियल रे रहेगा। सीधा सीधा समझना, अगर हम लोग जो भी बात करेंगे उस समझ लेना अपने मन से, पैराएक्सियल रे ही है। जब तक बोला ना जाए कि मार्जिनल रे है तब तक पैराएक्सियल रे ही समझेंगे उसको। बात क्लियर है? ओके, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। ओके, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। और एक साथ दो काम करेंगे तो और मजा आएगा। एक साथ उस मिरर को भी समझ लेते हैं। कौन सा मिरर? ये वाला मिरर। तो दोनों एक साथ काम हो जाएगा। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है और ये था कॉनकेव मिरर। बड़ा आसान है। इसका अभी यहां फोकस होगा और यहां होगा सेंटर। इसका भी इधर फोकस होगा और इधर होगा सेंटर। और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या बताए, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। और इसमें लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास नहीं करेगा, फोकस से एपियर टू डाइवर्ज होगा। बात समझ में आया? फोकस से पास नहीं करेगा, फोकस से एपियर टू डाइवर्ज होगा। ओके, दूसरा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो गया था तो फोकस से गया था। अगर लाइट रे फोकस से ही पास करे तो
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें देखो डबल एरो दिया हुआ है, सिंगल एरो इसमें है और इसमें डबल एरो है, यानी पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा और फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यानी फोकस से अगर जाएगा, फोकस से ऐसे जाएगा ना, यानी फोकस से लाइट रे अगर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये भी बात सही है। ओके, तो दूसरा नंबर का रे था, इसलिए ये दो डबल एरो इसमें कर देता हूं मैं। बहुत अच्छा। तीसरा जो रे है, तो ये बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, रे नंबर 3, तो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस आ जाएगा। जैसे इसमें अगर बात करते, लाइट रे अगर इस तरह से इंसिडेंट हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होता, थोड़ा सुंदर बना देता हूं, और तो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर टू पास होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ओके ओके, उसके बाद ये पोल आया ना, पोल पर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे अगर थीटा एंगल से, पोल पर लाइट रे को अगर 4 एरो देता हूं मैं, थीटा एंगल से इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद थीटा एंगल से ही लौटेगा। बढ़िया से इधर इतने बड़ा इधर पॉइंट बना देते हैं और इस पॉइंट से मिलाएंगे, इसको तब आसान लगेगा समझने में। ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये रे नंबर 4 है। इसमें बनाते हैं, लाइट रे को ऐसे अगर इंसिडेंट कराएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पर 1 2 3 4, रे नंबर 4, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रकार से उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, और 1 2 3 4, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पोल पर ले लिया। कितना रे यहाँ पर बनाया? 4 रे बनाया। 4 रे में कौन कौन कॉन्सेप्ट था? लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है बात? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस हो जाएगा, फोकस से पास करेगा तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सेंटर से जाएगा तो वापिस उसी में आ जाएगा, पोल पर गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा सिमेट्रिकली। 4 रे का मैंने इस्तेमाल किया। बोलता है कि 4 रे में से किसी भी 2 रे को यूज करके वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। याद रखना, आउट ऑफ 4 रेज, ये नोट करके बात समझ लेना। बाय यूजिंग एनी 2 रे we can locate the position of image of object। ओके, समझ में आया? यानी 4 रे में से 2 रे का इस्तेमाल करके इमेज के पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में तो बिल्कुल आ रही है। जैसे समझा देता हूं मैं, जैसे देखो, जैसे ये 2 रे को इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो यहां दोनों एक्चुअली में कट कर रहा है, तो ये वाला मेरा इमेज बन गया। ओके, ये अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम लोग इमेज बोलेंगे। जैसे देखो, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां पर मिल गया, तो इसका इमेज यहां पर बन गया, इसको बोलेंगे इमेज बन गया, अगर इसको ऑब्जेक्ट बोले तो। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर गया और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर आया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों मिल ही नहीं रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दोनों ये मिल ही नहीं रहा है तो इमेज बनाएगा, लेकिन रियल में तो बना नहीं रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और पीछे मिला के बढ़ा के देखेंगे कि कहाँ मिल रहा है। इसको पीछे बनाएंगे, इसको भी पीछे बनाएंगे, पीछे बढ़ाते इसका पीछे यहां पर मिला, और यही मेरा हो गया इमेज। 2 रे का इस्तेमाल हुआ है ना। इसमें कैसे बनेगा? लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर गया और इसका लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आया, तो ये दोनों तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, पीछे इसको भी बनाएंगे, इसको भी पीछे बनाएंगे, और जहां वो मिल जाएगा वही हो जाएगा इमेज का पोजीशन। तो 4 में से किसी भी 2 रे को इस्तेमाल यूज करके वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज।
तो इससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले मिरर इससे जस्ट आगे बढ़ने, इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन लिखेंगे हेडिंग में, साइन कन्वेंशन, और वो भी साइन कन्वेंशन में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिख देता हूं मैं यहां, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। थोड़ा मिटा भी देते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब सवाल उठता है कि साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ा। साइन कन्वेंशन का मतलब कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये क्या हुआ, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी होती है और इमेज की दूरी होती है, इस दूरी को कभी पॉजिटिव भी लेते हैं कभी निगेटिव भी लेते हैं, उसी को बोलेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, बड़ा अच्छा सवाल है। साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, और वो कार्टेशियन क्या है। देखो फिजिक्स साइंस कितना बड़ा चीज है। कार्टेशियन एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया कि इस साइन कन्वेंशन का यूज करके मिरर किसी भी टाइप का क्यों ना हो और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोई भी क्यों ना हो, एक ही फॉर्मूला से सारा काम हो जाएगा। अगर ये साइन कन्वेंशन नहीं आता तो अलग अलग सिचुएशन यानी ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग फार्मूला बनाना पड़ता। लेकिन ये कार्टेशियन साहब ने हमारे काम को आसान कर दिया ये साइन कन्वेंशन को देख के। तो ये एक बहुत ही लाजवाब चीज है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है। तो डिफरेंट मिरर लिखते हैं। मान लेते हैं ये एक मिरर है, साइन कन्वेंशन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं सेंटर है और ये मान लेते हैं फोकस है। ओके, ये दूसरा मिरर है। अब कौन सा मिरर है वो डिसाइड कर लोगे तुम, है कि नहीं। इसका 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 मान लेते हैं एफ इधर है, सेंटर इधर है। तीसरा मिरर लेते हैं, इस तरह का ले लेते हैं। चौथा भी ले लेते हैं, इस तरह का ले लेते हैं। तो इस तरह का मान लेते हैं ऐसा है और ये ऐसा है। 4 केस ले रहा हूं मैं और इस 4 केस में साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे हम लोग। तो सबसे साइन कन्वेंशन में सबसे पहला जो बात है वो बोलता है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये पोल है, इसको बोलेंगे पोल और इसको बोलेंगे पोल और इसको भी बोलेंगे पोल और इसको भी बोलेंगे पोल। तो सबसे पहला बात जान लो, लिखेंगे ऑल डिस्टेंस आर, पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंस आर MEASURED measured from pole। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये इंटरेस्टिंग बात समझ लेना है। जो भी दूरी हम लोगों को नापना है उस दूरी को पोल से ही नापेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये क्लियर हो गया। यानी यहां से ही दूरी नापेंगे, यहां से ही दूरी नापेंगे, यहां से ही दूरी नापेंगे, यहां से ही दूरी नापेंगे। जैसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, इधर एक्स एक्सिस मानते थे, इधर वाई एक्सिस मानते थे और यहाँ ओरिजिन मानते थे। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यानी इस सिस्टम में ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन यहां पर ओरिजिन नाम का कोई चीज नहीं लेंगे, ओरिजिन नाम का कोई चीज नहीं है। जो भी चीज है पोल नाम का है कि नहीं।
पोल नाम का चीज है और पोल नाम के चीज से ही समझना है ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट समझना है कि पोल से अगर उधर हम जाएंगे, मान इसमें लाइट रे किधर आएगा जी, इसमें लाइट रे इधर आएगा ना, लाइट रे इधर आएगा, ओके। और इसमें लाइट रे किधर आएगा, इसमें लाइट रे इधर आएगा। और इसमें लाइट रे किधर से आएगा, इधर से आएगा लाइट रे, ओके, इधर से आएगा लाइट रे। और इसमें किधर से जाएगा लाइट रे, इसमें इधर से जाएगा लाइट रे। तो ये जो दूसरा रूल बोलता है कि पहला है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, दूसरा होता है कि जिधर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ना, उधर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इधर का जो दूरी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और लाइट रे के अपोजिट का दूरी निगेटिव लेंगे। तो पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाएंगे, थकाथक फटाफट बनेगा। कहता है ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray as positive। तीसरा all distance measured, all distance measured MEASUR, all distance measured in the direction, all distance measured in the direction opposite to incident ray as negative, ओके। इंसिडेंट रे का अपोजिट में सारा डिस्टेंस को नेगेटिव मानेंगे और डिस्टेंस इंसिडेंट रे के तरफ ऑल डिस्टेंस को पॉजिटिव मानेंगे, ओके। इतने में तो काम हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव, एबव प्रिंसिपल क्या होगा, ऑल डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस, एबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। अब 5 नंबर में ऑल डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, 5 नंबर में क्या लिखेंगे, ऑल डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, निगेटिव मेजर करेंगे, निगेटिव मेजर करेंगे। उसको और अच्छा से समझ लेते हैं। ये तो लैंग्वेज न हुआ, एग्जाम्पल से सारा बात नहीं होता। दूध का दूध और पानी का पानी बन जाता है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, जो भी दूरी नापेंगे वो पोल से नापेंगे। और जिधर लाइट रे इंसिडेंट है, अगर उधर की दूरी को बात करेंगे तो उधर का दूरी हो जाएगा पॉजिटिव, और उससे अपोजिट डायरेक्शन की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आया। अब तुमको बताना है कि ये दूरी पॉजिटिव होगा और ये दूरी पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। यानी पोल से अगर इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, अब पोल से इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, बताओ। पोल से इधर जाएंगे तो लाइट इधर आ रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव है। पोल से इधर जाएंगे तब पॉजिटिव। इसमें इधर आएंगे तब लाइट रे ऐसे आ रहा है ना, तो लाइट रे के अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। और लाइट रे के तरफ जाएंगे तब पॉजिटिव। वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे, इधर का दूरी को क्या नापेंगे, लाइट रे जिधर जा रहा है ना उससे अपोजिट में आएंगे तब निगेटिव, और लाइट रे जिधर जा रहा है उधर के तरफ जाएंगे तब पॉजिटिव। बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब जाएंगे ना, ऊपर जब जाएंगे तो वो दूरी को पॉजिटिव लेना है, और नीचे जब आएंगे तो उस दूरी को निगेटिव लेना है। या ऊपर का दूरी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे के दूरी को क्या लेंगे, निगेटिव। ऊपर के दूरी को पॉजिटिव, नीचे के दूरी को निगेटिव। यहां भी आ जाएगा पॉजिटिव और नीचे के दूरी को निगेटिव।
एक और बात भी आता है, उतना यूज नहीं होता है, एंगल का मेजरमेंट कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, समझाता हूं मैं खाली। इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे जो भी हो, नॉर्मल से जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और नॉर्मल से जो क्लॉकवाइज में सेंस में एंगल बनाएगा उसको निगेटिव ले लेना है। तो अब मैं कुछ कुछ सवाल दे रहा हूं मैं कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर का पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये बात हम लोग समझने का कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये बात बताना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ठीक। थोड़ा अच्छा से मिटा देता हूं मैं। सोचिए क्या करना है, क्या पूछ रहा हूं मैं। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये बताना है। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये भी बताना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कनकेव मिरर का क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं मैं कि मान लेते हैं कि एक मिरर है, मिरर कौन सा, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ बताना है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये पोल है, ये भी पोल है, ओके। ये सेंटर है और ये फोकस है, और ये फोकस है और ये सेंटर है। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से पास करेगा, और लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से डाइवर्ज होगा। तो फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकल लेंथ बराबर होता है, सारा डिस्टेंस को कहाँ से नापेंगे, पोल टू फोकस नापेंगे, P2F होगा। यानी फोकल लेंथ की दूरी P2F होगा। P2F क्यों होगा, अभी तो बताया, कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन है कार्टेशियन के द्वारा कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो होगा वो क्या होगा, पोल से सेंटर की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, पोल से फोकस की दूरी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर की दूरी। किसको पॉजिटिव और किसको निगेटिव लेंगे, इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं या कॉन्केव मिरर भी बोलते हैं, इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं या कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। इस मिरर को कॉन्केव मिरर भी बोलेंगे, इस मिरर को कॉन्वेक्स मिरर भी बोलेंगे, और इसको कन्वर्जिंग भी और इसको डाइवर्जिंग भी। लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, देखो लाइट रे इधर आ रहा है, अब पोल से हम इधर जाएंगे, फोकल लेंथ को तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल से सेंटर की दूरी, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। अब इस केस में क्या करेंगे, लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रहा है तो पोल से फोकस की दूरी को क्या करेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और पोल से सेंटर की दूरी, जिधर लाइट आ रहा है उधर ही बह रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आया। इसका अगला लेक्चर है कैसे मिरर फार्मूला निकालेंगे, मिरर का फार्मूला निकालेंगे, और पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। तो आज यहीं तक एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक। घर में पढ़ाई करोगे, एंजॉय करोगे, मस्त रहोगे।